स्टडी सर्कल वीसी में। दोस्तों, सीडीपी की अगली कड़ी में आज मैं आपके सामने 28 जुलाई 2013 के 30 प्रश्नों को लेकर के आया हूं। एक एक करके हम सारे प्रश्नों को पढ़ेंगे और सारे प्रश्नों के सही उत्तर को टिक लगाएंगे। ठीक है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है मेरी तो वीडियोस को जाकर के देख सकते हैं और लाइक ज़रूर करिएगा अगर अच्छा लगेगा तो। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? देखिए, इसमें जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपनी रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती हैं। यह व्यावहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। यह आनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता या नहीं करता है। ठीक है, तो बोलता है बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना। ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना इसमें से कौन सा स्टेटमेंट कर रहा है? तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है आपका आंसर हो जाएगा। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं। बहुबुद्धि क्या है? ये केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। क्लियर हो गया? तो इसकी जो आलोचना हो गई वो ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया आपका। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। आइए दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो दूसरा प्रश्न है, बोलता है निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? हमको ध्यान रखना है, सबसे कम की बात किया है, मतलब ऐसा स्टेटमेंट जिसके साथ उसका ऑप्शन जो है उसके होने की पॉसिबिलिटी सबसे कम है। पहला है बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, चॉम्स्की। भाषा और विचार प्रारंभ दो भिन्न गतिविधियां हैं, वाइगोत्स्की। भाषा विचार पर आधारित है, पियाजे। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, बीएफ स्किनर। इसमें हम यह कह सकते हैं, देखिए पहला, दूसरा और जो तीसरा ऑप्शन है आपका, ये लगभग कहीं ना कहीं ये कोरिलेट करता है एक दूसरे के साथ। लेकिन चौथा जो आपका है, भाषा वातावरण एक उद्दीपक है, यह कथन बीएफ स्किनर का, इसके होने की संभावना बहुत कम है। इस प्रकार से आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा दूसरे का चौथा, भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, बीएफ स्किनर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न है सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं खाली स्थान कहलाती हैं। पहला है जेंडर भूमिका अभिवृत्ति, जेंडर भूमिका दबाव, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता या फिर जेंडर भूमिका नैदानिकी। अब देखिए इस ऑप्शन में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, जेंडर भूमिका, रूढ़िबद्धता, दबाव, अभिवृत्ति, तो हम कई बार गलत मतलब ना समझ पाते हैं ना सही लगा पाते हैं। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? देखिएगा, सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण। बोलता है यहाँ पे जीव वैज्ञानिक संपत्ति को नहीं लेना है, सामाजिक भूमिकाओं को लेना है। ठीक है, समझिएगा, न कि बोल रहा है, न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई ऐसी विशेषताएं क्या कहलाती हैं। देखिएगा, अगर इस प्रकार की कोई विशेषताएं होंगी तो वो क्या कहलाएंगी आपकी? जैसे मान लीजिए, जैसे पुरुष और महिला में एक चलता है रूढ़िवादी सिद्धांत की, जो पुराने ज़माने से चल रहा है कि महिलाएं हमेशा नीचे रहेंगी, महिलाएं ही खाना बनाएंगी, महिलाएं ही आपके बर्तन धोएंगी। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि लैब में लड़के जो हैं वो एक्सपेरिमेंट करते हैं और जबकि बर्तन जो है वो लड़कियाँ धोती हैं। तो यह इस प्रकार की रूढ़िवादी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार इस प्रश्न का भी सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? इसमें सबसे अच्छा क्या हो सकता है? 4 ऑप्शन पढ़ते हैं। शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के युग्म बनाए जा सकते हैं। अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान, केवल एक अधिगम शैली दोस्तों, केवल एक आप काट सकते हैं। समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि मत वैभिन्न से बचा जा सके। ठीक है, इस प्रकार हम स्टेटमेंट को सही नहीं मान सकते हैं। तो पहला और दूसरा आपका ऑप्शन सही बचता है, जिसमें से जो पहला आपका ऑप्शन है ये सर्वाधिक उचित है। पहला वाला आपका जो ऑप्शन है ये सर्वाधिक उचित है, सबसे ज़्यादा सही है। शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने विद्यार्थियों, अपने बच्चों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान भी करना अति आवश्यक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। आइए प्रश्न क्रमांक 5 की ओर आगे बढ़ते हैं।
हमारा प्रश्न क्रमांक 5 है दोस्तों, खाली स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। 4 जो ऑप्शन है, शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए कहना, अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण, पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए कहना, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण करना। बहुत ध्यान से समझेंगे प्रश्न को। खाली स्थान के अतिरिक्त कहने का मतलब है कि हम इन 4 ऑप्शन में जिस ऑप्शन को खाली स्थान में रखेंगे उसको छोड़कर बाकी 3 जो बचेंगे वो सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देंगे। वो बाकी 3 जो बचेंगे वो सीखने के रूप में आकलन को क्या देंगे? बढ़ावा देंगे। इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा सही वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जितना संभावना हो शिक्षार्थियों का परीक्षण करना चाहिए। देखिए, बार बार अगर हम शिक्षार्थियों का परीक्षण करेंगे, उनको बार बार टेस्ट लेंगे, बार बार परेशान करेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है शिक्षार्थी में वो भावना आ जाए कि मुझे अब ये काम नहीं करना है। ठीक है, इस प्रकार बार बार परीक्षण करना। इसके अतिरिक्त बाकी जो आपके 3 ऑप्शन हैं वो आकलन को सीखने के रूप में आकलन को क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 की बात करते हैं। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह खाली स्थान के समान है। सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन या आकलन और सीखना। दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा, जब भी आकलन और सीखने की बात करेगा, ठीक है, तो हमेशा के लिए ऑप्शन को प्रीफर कीजिएगा। ठीक है, के लिए, सीखने के लिए, क्योंकि वह खाना खाते समय खाने को चख रहा है, सीखने के लिए वह आकलन कर रहा है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए प्रश्न क्रमांक 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अंतरपरक अनुदेशन है। अंतरपरक अनुदेशन क्या है? शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना, कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना, तो प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए अलग, ठीक है। अव्यवस्थित और स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियां, कभी भी हम कक्षा में अव्यवस्थित गतिविधि नहीं करा सकते हैं। ऐसे समूहों का प्रयोग जो कभी ना बदलते हों। तो यहाँ पे आपके 3 ऑप्शन तो वैसे भी कट जा रहे हैं, तो अंतरपरक अनुदेशन आपका 7वें का पहला हो जाएगा। आइए प्रश्न क्रमांक 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है। भैया, स्टेटमेंट सुनने और देखने के साथ ही पूरा गलत लग रहा है। अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। भाई, वो क्यों अक्षम है, वो क्यों नहीं पढ़ पा रहा है? अगर वो भाषिक रूप से अगर वो असमर्थ है, अगर उसको कोई दिक्कत है भाषिक रूप से, तो वो समझना पड़ेगा पहले टीचर को कि वो क्यों उस चीज में अक्षम है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है साफ साफ कि ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? आइए प्रश्न क्रमांक 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 बोलता है दोस्तों, निम्नलिखित में से खाली स्थान के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। मतलब फिर वही सवाल के अतिरिक्त की बात कर रहा है। के अतिरिक्त मतलब हम जो भी ऑप्शन रखेंगे उनके अलावा सभी जो होंगी वो अधिगम अक्षमता मतलब पढ़ने लिखने में दिक्कत को पैदा करेंगी। शिक्षक की शिक्षण शैली, जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन, मंदबुद्धिता या शैशव काल के समय दिमागी बुखार। देखिए, ये जो आपके 2nd पॉइंट, 3rd पॉइंट और 4th पॉइंट है, ये बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। ठीक है, ये तीनों का रिलेशन आपस में एक जैसा है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 1 है आपका शिक्षक की शिक्षण शैली, इसको छोड़ दिया जाए तो ये तीनों के तीनों आपके क्या होंगे? ये सभी अधिगम अक्षमता को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब आपका ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की ओर। 10 है, एक समावेशी विद्यालय खाली स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। एक विद्यालय क्या क्या चीज सोच सकता है? पहला ऑप्शन देखेंगे, क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख रहे हैं? ठीक है, बिल्कुल सही बात है भाई। एक विद्यालय होगा अच्छा तो वो चिंतन मनन करेगा कि जो है बच्चे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन बोलता है, क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं? बिल्कुल सही बात है, भी करते हैं। तीसरा है, क्या हम विशेष बालक, ध्यान रखिएगा, क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें
सामान्य से अलग रखते हैं, तो यही जो है काम, ठीक है। इसके अतिरिक्त हम सारे काम करेंगे, पर किसी विशेष बालक को हम उपयोग या उसको विशेष प्रकार की कोई सुविधा नहीं प्रदान करेंगे, क्योंकि हमारा विद्यालय कैसा है, समावेशी विद्यालय है। इसलिए समावेशी विद्यालय है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे हमको सही दिख रहा है, ठीक है। चौथा जो है आपका ऑप्शन, क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियां अपनाते हैं? बिल्कुल अपनाते हैं, ठीक है। इसलिए इस प्रकार से आपका ये फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट, ये तो तीनों के तीनों कॉमन हो गए। आपका जो थर्ड पॉइंट बचा ये बस अलग हो रहा था, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी खाली स्थान है। याद रखिएगा, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी जो होता है वो अपसारी चिंतक होता है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी क्या होता है? आपका अपसारी चिंतक होता है। क्लियर हो रहा है? हम इस प्रश्न को दूसरे वीडियो में क्लियर करेंगे, प्रश्न क्रमांक 12 को। अभी हम प्रश्न क्रमांक 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 है दोस्तों, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उपयुक्त या उचित होगा? जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो खाली स्थान होती है, तब वे जल्दी खाली स्थान करते हैं। कक्षा कक्ष में, इसको आप अगर ऑप्शन को यहाँ खाली स्थान में रखेंगे ना तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो है 13वां का ऑप्शन नंबर 4। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होती हैं, तब वे जल्दी सीखते हैं या जल्दी सीखा करते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आइए प्रश्न क्रमांक 14 की ओर आगे बढ़ते हैं। सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। पहला है, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकी हैं। दूसरा है, प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाना नहीं हो सकता है। विद्यार्थियों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना, जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है। और गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना, भैया हमको यहाँ कम नहीं करना है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। क्यों? ताकि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा, हम लोग को जो स्टेज फियर होता है ना कि एक सिंगल आदमी स्टेज पे चढ़ेगा तो डरता है, जबकि ग्रुप में जाने से जो विद्यार्थी या बच्चे हैं वो कम डरते हैं सामान्य रूप से, ठीक है। तो इस प्रकार हम उनके अधिगम पर सामान्यीकृत अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। तो कभी भी हम किसी व्यवहार को अगर देख करके सीखते हैं, ऐसा एक वैज्ञानिक ने कहा था जिनका नाम था एल्बर्ट बंडूरा। क्या नाम था दोस्तों? एल्बर्ट बंडूरा, ठीक है, एल्बर्ट बंडूरा। फिल्म चल रहा है, फिल्म में दिखा रहा है कोई हिंसात्मक व्यवहार, उसको बच्चा आसानी से सीख जाता है। ऐसा किसके द्वारा कहा गया हो सकता है? एल्बर्ट बंडूरा। प्रश्न क्रमांक 16 की बात करते हैं। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं? प्राथमिक अनुकरण, गौण अनुकरण, सामाजिक अधिगम, सामान्यीकरण। बच्चा फैशन शो चल रहा है, वहां पे कोई मॉडल को देखता है और फिर उसी की तरह बनने की या करने की कोशिश करता है। इस प्रकार का जो अधिगम होगा वो सामाजिक अधिगम कहलाता है। इस प्रकार का अधिगम क्या कहलाता है? सामाजिक अधिगम। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। बस ये आपके रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको अलग अलग वैज्ञानिकों के छोटे छोटे वीडियोस, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस के साथ भी करा दूंगा, जहां पे आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? मान लीजिए आपके सामने एक छोटा बच्चा है जो बी को डी बना रहा है, डी को बी बना रहा है, क्यू छोटा क्यू बड़े क्यू में उसको अंतर समझ में नहीं आ रहा है, बार बार गलतियां कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? अनुदेशन कार्य, समय सारणी, बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करेंगे, पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देंगे और कुछ समय बाद वापस जाएंगे, गलती करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करेंगे और प्राचार्य से बात करेंगे। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। और चौथा है, गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा से बाहर खड़े कर देंगे। ये भी कोई उसका उपचार या ट्रीटमेंट
नहीं होगा। पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ना भी उचित नहीं है। कुछ अच्छे बच्चे होते हैं, अब आपके पास कुछ ऐसे बच्चे हैं जो थोड़े से कमज़ोर हैं या कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो उनके लिए आप समय को बर्बाद, तो फिर उनका नुकसान होगा ना। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, तो आप अनुदेशन, कार्य और समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करके उसमें कुछ उपचार कर सकते हैं। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 18 की बात कर लेते हैं। खाली स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न ऐसा है दोस्तों, फिर बोल रहा है के अतिरिक्त की बात कर रहा है। देखिएगा, के अतिरिक्त की बात किया है, और जहां पे भी के अतिरिक्त की बात करता है मतलब आपके जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शंस में से एक को छोड़ के 3 उसका समर्थन करेंगे। ठीक, तो देखते हैं। पहला है प्रश्न पत्र की संरचना से परिचित कराना, दूसरा है परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, तीसरा है समर्थन प्राप्त करना, चौथा है विशिष्टताओं पर बल देना। इसका अर्थ ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम मान लीजिए ऑप्शन नंबर 1 या 2 या 3 या 4 को हम अगर इस खाली स्थान में रखते हैं, तो इसके अलावा जो हमारे 3 ऑप्शन बचेंगे वो पूरे के पूरे इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो अगर इसका सही आंसर देखते हैं दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। अगर हम परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचने के अलावा देखेंगे तो ये बाकी 3 जो बचेंगे, ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4, ये तीनों आपको इस क्वेश्चन को परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर कर सकते हैं। कैसे? प्रश्न पत्र की संरचना आपको पता होगी, प्रश्न 1 नंबर के कितने आएंगे, 2 नंबर के कितने आएंगे, 5 नंबर के कितने आएंगे, तो आपका जो दिमाग होगा वो उसी हिसाब से कार्य करेगा, आप रिलैक्स फील करेंगे, आपको समर्थन प्राप्त रहेगा, विशिष्टताओं पर बल देंगे। ठीक है, इस प्रकार परिणाम के बारे में बहुत अधिक हमें नहीं सोचना चाहिए। इसके कारण जो आपके 3 ऑप्शन से बचे हुए वो सही हो जाएंगे। आइए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 19 की ओर। प्रश्न क्रमांक 19 बोलता है दोस्तों, ब्लूम की टैक्सोनॉमी खाली स्थान की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। तो ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है ये संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है आपकी संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। ठीक, प्रश्न क्रमांक 20 की ओर आगे बढ़ते हैं। 20 बोलता है, अ ब स 3 शिक्षार्थी हैं। ए बी सी हमारे, अ ब स हमारे 3 बच्चे हैं, आप किसी को भी रख सकते हैं, राम, मोहन, कृष्ण। ठीक है, जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। अ को, तीनों बच्चे अंग्रेजी पढ़ते हैं। अ को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि यह उसके भविष्य में सहायक होगा। ठीक है, भविष्य में अंग्रेजी पढ़ने से कुछ उसको अच्छा फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि उसको पूरा बनता है अंग्रेजी। ब अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। ब कोई लड़की है, वह अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वो उसे क्लास में पहला स्थान चाहिए, इसलिए वो अंग्रेजी पढ़ रही है। और स अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है, मतलब उसको जस्ट पास होना है सब में, इसलिए वो इंग्लिश क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। अब बोल रहा है, अ ब और स के उद्देश्य क्रमशः हैं निपुणता, निष्पादन, निष्पादन उपेक्षा, निष्पादन, निष्पादन उपेक्षा। इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे बहुत तरीके से घुमा करके दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। देखिए, जो पहला विद्यार्थी है वो निपुण है, वो अपने हर कार्य में बहुत अच्छा है। और ब जो है अंग्रेजी में इसलिए पढ़ना चाहती है क्योंकि उसे क्लास में फर्स्ट रैंक चाहिए, मतलब वो निष्पादित करना चाहती है। तो निपुणता, निष्पादन, और तीसरा है उसे सिर्फ पास होना है ताकि वो अगले क्लास में प्रमोट हो सके, तो निष्पादन उपेक्षा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 21 बोलता है, हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम बत्रा को पूरा देश जानता है। ठीक है, कैसे उन्होंने करगिल के दौरान दुश्मनों को मारा था, बचाने के दौरान करगिल युद्ध में मारे गए। ठीक है, कैप्टन विक्रम बत्रा जो थे हमारे एक बहुत वीर सिपाही थे, वीर सैनिक थे हमारे देश के। उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं का उल्लंघन था, फिर भी कैप्टन बत्रा ने अपने देश को बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। संभवतः उन्हें खाली स्थान था या थी। नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा, बिल्कुल गलत बात है। आत्मसिद्धि की प्राप्ति हो सकता है, अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा नहीं। अपने परिवार के नाम, उनको
ऐसे जो लोग होते हैं उनको बिल्कुल भी ख्याति की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 गलत होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। उन्हें आत्मसिद्धि की प्राप्ति थी, अपने देश से उनको बहुत प्यार था। ठीक है, अगला है प्रश्न क्रमांक 22, बोलता है प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है। देखिए, अब आप जो आंसर लेंगे उसको छोड़ करके प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है, मतलब किसके बाद प्रतिक्रिया आएगी ही नहीं। बच्चे को आप मार देंगे, डांट देंगे, कमजोर करेंगे या उसकी मौखिक रूप से उसकी भर्त्सना करेंगे तो आंशिक पुनर्बलन, ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा इस बात को कि बच्चे के आंशिक पुनर्बलन का, अगर उसका आंशिक पुनर्बलन अगर हो गया तो इसके विलोप होने के बाद उसका प्रतिक्रिया आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है, तो आंशिक पुनर्बलन। क्लियर हो गया। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। खाली स्थान के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने, शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना, ठीक है, तुलना नहीं कर सकते, गृह कार्य को बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, और अनपेक्षित परीक्षा लेकर, भैया हम अनपेक्षित परीक्षा लेंगे तो बच्चा डिमोरलाइज हो सकता है या बच्चा कमज़ोर हो सकता है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 24 बोलता है निम्न में से किसका मिलान उचित है। शारीरिक विकास वातावरण के कारण होता है, संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता, सामाजिक विकास वातावरण, और संवेगात्मक विकास परिपक्वता। मिलान उचित है मतलब मिलान किसकी सही है, किसके सही होने की बात कर रहा है। ठीक है, किसके सही होने की बात कर रहा है। तो शारीरिक विकास वातावरण गलत लग रहा है। देखिए, वातावरण 2 जगह है। ठीक है, वातावरण 2 जगह है, मतलब ऑप्शन इन्हीं में से कोई एक सही हो सकता है। सामाजिक विकास वातावरण जो है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। सामाजिक विकास का जो डायरेक्ट संबंध है वो किससे है, वातावरण से है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 25, खाली स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। अब फिर वही देखिएगा, फिर वही बात कर रहा है के अतिरिक्त, मतलब आप जो ऑप्शन लेंगे उसके अलावा 3 जो होगा वो सपोर्ट करेगा स्टेटमेंट को। पहला है हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास, चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना, क्रोध और हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना, और चौथा है आपका हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्यों होगा देखते हैं। हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करने के अतिरिक्त ये जितने भी आपके 3 पॉइंट हैं ये क्या हैं, सामाजिक रूप से समायोजित हैं। बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। पहला है कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। देखिए यहाँ पे नहीं, नेगेटिव स्टेटमेंट दे रहा है। पिछली कुछ दशकों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार, बिल्कुल सही बात है, विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हो रही है, ये हम समझ सकते हैं स्टेटमेंट से। तीसरा है एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है, इसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं। चौथा है शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर एक नया वर्ड मिला, अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि ऐसे विद्यार्थियों में औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। क्लियर हो गया। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है सामाजिकरण में सम्मिलित है। सामाजिकरण में क्या सम्मिलित है, सांस्कृतिक संचरण और ये ऑप्शन नंबर 2 व्यक्तित्व सिद्ध का विकास। ठीक है, व्यक्तित्व का विकास जो हो जाएगा सांस्कृतिक विकास के साथ व्यक्तित्व का विकास भी
होना चाहिए। क्लियर हो गया? सांस्कृतिक संचरण और वैयक्तिक व्यक्तित्व का विकास भी जरूरी है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 28। देखते हैं। बोलता है एक शिक्षिका एक समान ग्लासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। 2 ग्लास हैं, समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उनमें 2 भिन्न ग्लासों में खाली करती है, मतलब उसको 2 अलग अलग ग्लास में खाली करती है, जिनमें से एक ग्लास लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चे को ग्लास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। अब बच्चे को वो बोल रही हैं टीचर कि ये बताओ कि जूस किसमें ज़्यादा है। तो बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है। ये प्रॉब्लम किससे संबंधित है? समायोजन, अहम केंद्रिता, विकेंद्रीकरण या पलटावी। ध्यान रखिएगा, बच्चा वहां पे अपने आप को सेंट्रलाइज नहीं कर पा रहा है, केंद्रीकरण नहीं कर पा रहा है। ठीक है, बच्चा वहां पे किस में दिक्कत हो रही है? तो बच्चे को विकेंद्रीकरण करने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है कर्नैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं भरते हैं। वे सोचते हैं कि एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च कर रही है। वे संभवतः कोलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? दोस्तों, इस प्रकार का अगर कोई आपको स्टेटमेंट मिलता है कि कर्नैल सिंह कानूनी कार्यवाही कोई चाह रहा है और इसके बावजूद खर्चे के बावजूद वह आयकर नहीं भरते हैं, वे ऐसा सोचते हैं कि वे इस प्रकार के भ्रष्ट सरकार का समर्थन नहीं करेंगे जो अनावश्यक बांधों का निर्माण पर लाखों रुपए खर्च कर रही है। तो इस प्रकार का जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा? कोलबर्ग के किस नैतिक सिद्धांत में है? तो वह पश्च परंपरागत सिद्धांत की अवस्था को आपका संबोधित करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इस सेट का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिया जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है वह है। यह कथन किसका है? बुद्धि सिद्धांत में शामिल मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि की बात कर रहा है को शामिल करता है वह स्पीयरमैन का जी कारक, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, बुद्धि का सार्वेंट सिद्धांत या थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। इसको ध्यान रखना है आपको दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। इस प्रकार हमने आज, ठीक है, इस सेट के 30 प्रश्न को सॉल्व किया और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार मैं आपको और भी वीडियोस प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। सब्सक्राइब करने से आपको और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं मैथ्स के, पेपर 1 या पेपर 2 के या सोशल के या आपके CDP के, तो आपको समय समय पर मेरे वीडियोज़ मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में।